हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। आज आपको बिजनेस लॉ पढ़ाने वाला हूं और बिजनेस लॉ में हमारा अगला चैप्टर है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर बीकॉम कर रहे हैं या बीकॉम के फर्स्ट ईयर में है, बिजनेस लॉ या बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ध्यान से सुनिए, BRF आपका सब्जेक्ट है या बिजनेस लॉ है, रेगुलेटरी आपका सब्जेक्ट है, आप BBA के भी स्टूडेंट हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं। आज का टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, यानी कि जब हम गुड्स की सेलिंग करते हैं तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके पीछे कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये देखिए सारी चीज़ें हैं। ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे, अब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, एसेंशियल हम पढ़ेंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जी इंट्रोडक्शन की। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। गाइस अगर बात करें इंट्रोडक्शन, द लॉ रिलेटिंग टू द सेल ऑफ गुड्स ऑफ मूवेबल इन इंडिया इज सर्टेन इन द सेल ऑफ गुड्स 1930। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स या ट्रांसफर ऑफ गुड्स से रिलेटेड होते हैं और ये होते हैं गुड्स एक्ट 1930। याद रखिए ये जो आपका सब्जेक्ट है इसमें एक्ट का और आर्टिकल्स का बहुत ज़्यादा रोल है, उन्हें आप जितना याद करेंगे उतना अच्छा। हाँ बस माइंड पे जोर मत देना क्योंकि ये धाराएं कभी याद नहीं होती। जितना याद करने की कोशिश करोगे उतना भूल जाओगे। कोशिश करें कि कुछ रिमेंबर रहे ताकि आप उन्हें रिपीट कर सकें। गुड्स एक्ट 1930, बिफोर द पासिंग ऑफ द प्रेजेंट एक्ट द लॉ रिलेटेड टू द सेल ऑफ गुड्स वाज, या हम कह सकते हैं वाज कंटेन इन चैप्टर 7 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। एक ये भी याद रखें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर महत्व देती हैं बहुत ज़्यादा। द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 7 वाज फाउंड टू द अनसेटिस्फैक्ट्री एंड द प्रेजेंट एक्ट वाज पास्ड विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग द प्रोविजन मोर क्लियर। जो पैसे तो आपको जानते हैं कि जो प्रेजेंट एक्ट है उसमें और पहले में थोड़ा सा अंतर है। वो इसलिए है क्योंकि ये चाहते हैं कि जो क्लियर हो जाए, जितना भी आपका सेटिस्फेक्शन है वो हो जाए, क्योंकि पहले सेटिस्फेक्शन था। सो द एक्ट केम इनटू फोर्स 1 जुलाई 1930। तो उसके बाद फिर, क्योंकि 1872 से वैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, लेकिन जब बात करते हैं सेल ऑफ गुड्स की तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कहीं ना कहीं पर यहाँ पर काम नहीं आते। तो यहाँ के लिए अलग से एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम है द गुड्स एक्ट 1930। 1930 में बना था, 1 जुलाई को ये लागू हुआ था, इसे आप याद रख सकते हैं। इट कंटेन 60 सेक्शन। इस एक्ट में 66 सेक्शंस है बच्चों, ठीक है जी। इस एक्ट में कितने सेक्शन है? 66 सेक्शन। एंड एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। और इसे बढ़ाया जा सकता है। ये जो खबर यहाँ पर लिखी है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर, अब ऐसा नहीं है, ये पुराने नोट्स हैं। जम्मू कश्मीर अब हमारे ही इनिशियल्स हैं, तो ये वाली लाइन को काट देते हैं, ठीक है जी। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इज बेस्ड मेनली द इंग्लिश एक्ट इनकॉर्पोरेटेड मेनली। ये तब की बात है जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था हमारे देश में, तब ये बना हुआ है। तो बाद में इसे कुछ चेंजेस इसमें हुए थे, ठीक है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 जो इसका है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर ऑफ एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू ट्रांसफर बाय फॉर ए प्राइस। ये जो सेक्शन 4(1) है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट किस बात का होता है? जब कोई भी सेलर अपना गुड्स बेचने के लिए तैयार होता है और खरीदने वाला उसे पैसे देकर खरीदने के लिए तैयार होता है, यानी कि दोनों पार्टी तैयार हैं, AB और BB। तो आपका कौन सा लगता है सेक्शन 4(1) लगता है, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कंडीशनल हो सकता है, इसमें कोई कंडीशन हो सकती है, जैसे डिस्काउंट की कंडीशन, पेमेंट्स कब होगी उसकी कंडीशन, है ना, गुड्स वापसी रिटर्न की कंडीशन, ये सब इसमें हो सकती है। एंड द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासिस फ्रॉम द सेलर टू द बायर इमीडिएटली एंड नथिंग रिमेन्स टू बी डन बाय द सेलर। ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। आज का लेक्चर मैं ज़्यादा बड़ा नहीं लूँगा क्योंकि बेसिकली मैं शूट तो कर रहा हूँ लेकिन मैं आउट ऑफ द सिटी हूँ इस समय, तो इसीलिए आप सबको यहीं पर प्रोवाइड हो जाएगी वीडियो, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? द टर्म्स सेल ऑफ, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? तो सेल आ जाती है, एक एग्रीमेंट टू सेल, ये दोनों चीज़ें इसमें मेनली आ जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एसेंशियल्स की। इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ साथ अपने नोट्स बना के चले, नोट्स करते चले अपनी भाषा में, आपको समझ में आएगा। एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? देखिए, अगर मैं बात करूं, पहला है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कोई भी अगर आप सेल का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, A और B, A हुआ सेलर,
बी हुआ परचेजर, दोनों एग्री करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली चीज जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट का होना। दोनों के बीच में रिटर्न में, लिखित में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसके जो लॉफुल कॉन्सिडरेशन हो, यानी कि लॉफुल ऑब्जेक्ट हो। सेकंड है, दो पार्टी को होना जरूरी है, कम से कम दो जने हो, एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला, ठीक है ना, ये जरूरी है। इसमें काफी सारी डिटेल दे रखी है, आप देख सकते हैं। तीसरा है ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, एक बंदा अपनी गुड्स बेचने के लिए तैयार हो और दूसरा अपना पैसा उसे देने के लिए तैयार हो, दोनों अगर राजी हैं तो हो जाएगा। और नंबर 4 है गुड्स, ठीक है, गुड्स होना चाहिए तभी तो। अब गुड्स में क्या क्या चीज आ जाती है, गुड्स में हर वो चीज आ जाती है जो आप बेच रहे हो, ठीक है। तो 4 चीजें मैंने बताई, दोबारा से बताऊंगा। एक तो कॉन्ट्रैक्ट, एक जी हाँ कॉन्ट्रैक्ट, एक का 2 पार्टीज, एक आपका ट्रांसफर द प्रॉपर्टीज, एक आपका गुड्स, ये सब चीजें आ जाती हैं, ठीक है। और नंबर 5 आता है इसमें प्राइस, एक लिमिटेड प्राइस होना चाहिए जो आप बेच रहे हो। तो ये 5 चीजें जहां पर हो जाती है, वहां पर आपका जो सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स है, वो यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक इतना ही लेते, ज़्यादा लंबी वीडियो रखते, बाकी कल हम इसके आगे से पढ़ेंगे जो भी टॉपिक होगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।